नमस्कार। मैं डॉक्टर मोनिका गुप्ता, प्रवक्ता शिक्षा शास्त्र, राष्ट्रीय शिशु प्रशिक्षण महिला महाविद्यालय आगरा, आज इस वीडियो के माध्यम से आपको फ्रॉवेल के शिक्षा में योगदान के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले हम फ्रॉवेल का जीवन परिचय जान लेते हैं। फ्रॉवेल, इनका पूरा नाम फ्रेडरिक विल्हेम ऑगस्ट फ्रॉवेल था। इनका जन्म 21 अप्रैल सन 1782 ईस्वी को जर्मनी के थुरिनियन नामक वन के ओवरवीज गांव में हुआ था। इनके जो गुरु थे वो पेस्टोलॉजी थे। इनके पिता उसी गांव में पादरी थे और माता सामान्य गृहिणी थी। जब ये 9 माह के थे तब इनकी माता का स्वर्गवास हो गया था और इनके स्वर्गवास के बाद इनके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। इनके पिता इनके ऊपर कोई ध्यान नहीं देते थे और इनकी जो विमाता थी वो इनसे घृणा करती थी। इसलिए घर के वातावरण से ऊबकर ये अपने बचपन में जंगलों में इधर उधर घूमते रहते थे। घर का वातावरण धर्म प्रधान था, इसलिए इतनी उपेक्षा के बाद भी इनमें धार्मिक संस्कारों की सुदृढ़ नींव पड़ गई। क्योंकि ये जंगल में इधर उधर भटकते रहते थे, इसका परिणाम यह हुआ कि इनको प्रकृति से बहुत अधिक प्रेम हो गया और साथ ही साथ इनको एकाकी रहने के कारण इनके अंदर आत्मदर्शन की क्षमता भी विकसित हो गई थी। इनकी मामा ने इनकी दयनीय स्थिति देखकर इनको अपने साथ रख लिया और इनको विद्यालय भेजा, लेकिन विद्यालय में की पढ़ाई में इनका मन नहीं लगा और वहाँ पर ये असफल रहे या इनका प्रदर्शन असंतोषजनक रहा। जब ये 15 वर्ष के हो गए तो इनको वन संरक्षक के पद पर कार्य करने का मौका मिला, परंतु ये इसमें भी असफल रहे। 17 वर्ष की आयु में इन्होंने जैना विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया, लेकिन निर्धनता के कारण ये अपनी शिक्षा पूर्ण नहीं कर पाए। सन 1802 ईस्वी में इनके पिता की मृत्यु के बाद ये कई जगह नौकरी के लिए भटके, लेकिन इन्होंने कई नौकरियां भी की, लेकिन ये सफल नहीं हो पाए। सन 1805 में इन्होंने पेस्टोलॉजी की शिक्षण पद्धति पर आधारित फ्रैंकफर्ट मॉडल स्कूल में आर्किटेक्चर की पढ़ाई की और इसी स्कूल में इन्होंने कला विषय के अध्यापक के रूप में अध्यापन कार्य भी किया। यहीं से पेस्टोलॉजी से प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए इनको वर्डन भेजा गया। सन 1808 ईस्वी में ये दोबारा पेस्टोलॉजी द्वारा स्थापित स्कूल वर्डन में अध्यापन करने के लिए गए। इस प्रकार ये पेस्टोलॉजी से बहुत अधिक प्रभावित थे और इनके जो शैक्षिक विचार है वो पेस्टोलॉजी की शिक्षण विधियों से बहुत अधिक प्रभावित हैं। और फिर धीरे धीरे इनका वैज्ञानिक सिद्धांतों में रुचि बढ़ने लगी और इस कारण फिर इन्होंने गणित तथा खनिज विज्ञान के विषय में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए गॉरिंजन विश्वविद्यालय तथा बर्लिन विश्वविद्यालय में प्रवेश भी लिया। सन 1817 ईस्वी में इन्होंने कील हाउ में यूनिवर्सल जर्मन एजुकेशनल स्कूल स्थापित किया। फ्रॉवेल ने एजुकेशन ऑफ मैन नामक पुस्तक भी लिखी। इनकी शिक्षा प्रणाली में आध्यात्मिक शिशु प्रेम तथा खेल द्वारा शिक्षा की भावनाएं दिखाई देती हैं। सन 1837 ईस्वी में अपने शिक्षा संबंधी अनुभवों को व्यवहारिक रूप देने के लिए इन्होंने एक शिक्षालय ब्लैकनबर्ग में स्थापित किया और इसका नाम इन्होंने किंडरगार्टन अर्थात बच्चों का बगीचा रखा। सन 1852 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई और इनका जो अंतिम संदेश था वो था कम लेट अस लिव फॉर आवर चिल्ड्रन। इस तरह से इन्होंने ब्लैकनबर्ग नामक गांव में प्रथम किंडरगार्टन स्कूल की स्थापना की और इसके उपरांत फ्रॉवेल जीवन पर्यंत किंडरगार्टन के आंदोलन को आगे बढ़ाने में लगे रहे और इसी का परिणाम है कि आज लगभग सभी देशों की शिक्षा प्रणाली में प्री प्राइमरी एजुकेशन में फ्रॉवेल की किंडरगार्टन शिक्षा पद्धति के स्वरूप या उनके गुण दिखाई देते हैं। फ्रॉवेल का शैक्षिक दर्शन। शिक्षा के क्षेत्र में फ्रॉवेल कमेनियस, रूसो, पेस्टोलॉजी जैसे विचारकों से अधिक प्रभावित थे और इनमें भी वो सबसे ज़्यादा प्रभावित पेस्टोलॉजी के विचारों से थे। पेस्टोलॉजी के द्वारा तो इन्होंने उनकी शिक्षण विधि में प्रशिक्षण भी प्राप्त किया था और इस अर्थ में ये पेस्टोलॉजी के शिष्य थे, परंतु इन्होंने अपने किसी भी पूर्व विचारक का अंधा अनुकरण नहीं किया। इन्होंने स्वयं सोचा, स्वयं प्रयोग किए और स्वयं निर्णय निकाले
और इन्हीं निर्णयों को अपने जीवन में प्रयोग किया और ग्रंथों में प्रकाशित किया, और स्वयं के प्रयोगों के आधार पर और स्वयं के सिद्धांतों के आधार पर ही इन्होंने अपना शिक्षण पद्धति को दिया। फ्रॉवेल ने देखा कि बीज में संपूर्ण पौधा अथवा वृक्ष निहित होता है। उसमें पूर्ण पौधे अथवा वृक्ष के रूप में विकसित होने की पूरी क्षमता होती है। बस उसे आवश्यक मिट्टी, हवा, जल व सूर्य का प्रकाश उपलब्ध होना चाहिए। इन्होंने देखा कि यही बात संसार के सभी जीव जंतुओं में भी और मनुष्यों में भी लागू होती है। इनका विश्वास था कि जैसे बीज में एक संपूर्ण वृक्ष छिपा होता है, उसी प्रकार प्रत्येक बालक में एक पूर्ण व्यक्ति छिपा रहता है। इनकी दृष्टि में मनुष्य की इन आंतरिक शक्तियों को बाहर की ओर प्रकट करना अर्थात उनका विकास करना ही शिक्षा है। विद्यालय एक बाग है जिसमें बालक रूपी पौधा शिक्षक रूपी माली की देखरेख में अपने आंतरिक नियमों के अनुसार स्वाभाविक रूप से विकसित होता है। इस प्रकार इन्होंने विद्यालय को बाग की, बालक को पौधे की और शिक्षक को माली की संज्ञा दी है। और इन्होंने एजुकेशन की जो डेफिनेशन दी है वो है, एजुकेशन इज द प्रोसेस बाय विच ए चाइल्ड मेक्स इट्स इंटरनल एक्सटर्नल। अर्थात शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी आंतरिक शक्तियों को बाहर की ओर प्रकट करता है। शिक्षा के सिद्धांत। फ्रॉवेल के शिक्षा दर्शन में इन सिद्धांतों का प्रभाव दिखाई देता है। सबसे पहला, एकता का सिद्धांत। फ्रॉवेल के अनुसार ईश्वर एक है। जिस प्रकार पत्ते, फूल, फल, शाखाएं पेड़ के तने से जुड़ी होती हैं, उसी तरह हम सभी ईश्वर से जुड़े होते हैं। फ्रॉवेल का मानना था कि सभी प्राणियों की आत्मा एक ही परमात्मा का अंश है। इस तरह से हम सब लोग या सभी प्राणी एक हैं और ये एकता के सिद्धांत में बल देते हैं। दूसरा है आत्माभिव्यक्ति का सिद्धांत। फ्रॉवेल के अनुसार बच्चे को आत्माभिव्यक्ति का अवसर मिलना चाहिए। मानव किसी न किसी रूप में अपने को निरंतर अभिव्यक्त करना चाहता है। उसकी अभिव्यक्ति सामान्यतः आत्म प्रेरित एवं स्वचालित क्रिया के माध्यम से होती है। इसी का व्यवहारिक रूप आत्मक्रिया विधि है। विकास का सिद्धांत। फ्रॉवेल ने शिक्षा का उद्देश्य बच्चे का विकास माना है। उनके अनुसार बच्चों के विकास में वातावरण का बहुत प्रभाव पड़ता है। जिस प्रकार पौधा बीज के छोटे आकार से संपूर्ण वृक्ष को समाहित किए रहता है और उचित धरातल एवं जलवायु पाते ही भीतर से बाहर की ओर प्रस्फुटित होने लगता है, इसी तरह से मनुष्य भीतर से ही स्वसंचालन के माध्यम से उपयुक्त वातावरण पाकर विकास की ओर अग्रसर होता रहता है। फ्रॉवेल के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति विकास की भिन्न भिन्न अवस्थाओं से गुजरता है। प्रत्येक भावी स्तर का विकास बहुत हद तक पिछले स्तर के विकास पर निर्भर करता है। स्वतः क्रिया का सिद्धांत। फ्रॉवेल के अनुसार बच्चे को अगर स्वप्रेरित सृजनात्मक क्रियाओं का अवसर मिले तो उनमें भावनाओं एवं क्षमताओं का विकास होता है। फ्रॉवेल मानव की जन्मजात उच्चता में विश्वास रखते हैं। वह मानव को शुद्ध और विकार रहित मानते हैं, अतः वह मानवीय शक्तियों के स्वाभाविक विकास में हस्तक्षेप का विरोधी है। शिक्षा के उद्देश्य। फ्रॉवेल ने शिक्षा के द्वारा इन लक्ष्यों की प्राप्ति का उद्देश्य निर्धारित किया। सबसे पहले एकता या सामंजस्य का बोध। सर्वेश्वरवादी होने के नाते फ्रॉवेल का यह मानना है कि ईश्वर सब में व्याप्त है। जीवन प्रकृति के सभी अंगों में व्याप्त एकता एवं सामंजस्य का बोध करवाना ही शिक्षा का उद्देश्य है। तीसरा है बालक को उसमें निहित दैवीय शक्ति का आभास कराना। फ्रॉवेल का मानना है कि प्रत्येक प्राणी में या प्रत्येक प्राणी ईश्वर का ही अंश है, अतः प्रत्येक प्राणी को उसमें निहित दैवीय शक्ति का आभास कराना भी शिक्षा का एक उद्देश्य होना चाहिए। अगला है स्वतंत्रता एवं आंतरिक संकल्प शक्ति का विकास। फ्रॉवेल सही शिक्षा एवं प्रशिक्षण हेतु बच्चे की स्वतंत्रता को आवश्यक मानते हैं। शिक्षा हेतु बच्चे का सहयोग प्राप्त करना आवश्यक है। साथ ही शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है बालक में आंतरिक संकल्प शक्ति का विकास करना। संकल्प चरित्र और व्यक्तित्व के गठन का आधार है।
अतः शिक्षा का उद्देश्य संकल्प विकास है। अगला है सामाजिक भावना का विकास। फ्रॉवेल बच्चों में सामाजिकता का विकास शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य मानते हैं। बच्चा परिवार, समाज, समुदाय एवं विद्यालय से सीख लेकर सामाजिक भावना का विकास करता है। फ्रॉवेल ने सामाजिक शिक्षा पर बल दिया, जो कि उसकी एकता के सिद्धांत के अनुरूप है। फ्रॉवेल ने अपने किंडरगार्टन में सामूहिक क्रियाओं पर विशेष बल दिया है। किंडरगार्टन के केंद्रीय कक्ष में फर्श पर एक वृत्त या गोला बना होता है। इस गोले में बैठकर बालक समूह का अंश बनकर शिक्षा प्राप्त करता है। इस वृत्त को फ्रॉवेल ने समूह भावनाओं का प्रतीक माना है। परिवार, समाज एवं विद्यालय से बच्चे को भाषा, सहयोग, प्रेम, सहानुभूति आदि सामाजिक गुण प्राप्त होते हैं। अगला उद्देश्य है चरित्र का निर्माण। फ्रॉवेल शिक्षा के द्वारा बच्चे की मौलिक अच्छाई को बनाए रखने के पक्ष में था, पर जहाँ विकार आ गया हो वहाँ उचित शिक्षा और प्रशिक्षण द्वारा चरित्र की मौलिक अच्छाई को पुनः प्राप्त करना भी शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। और अगला महत्वपूर्ण उद्देश्य है व्यक्तित्व का पूर्ण विकास। फ्रॉवेल बालक की अंतर्निहित शक्तियों का पूर्ण विकास करके व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करने को शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य मानते हैं। इस तरह फ्रॉवेल ने शिक्षा के अत्यंत व्यापक उद्देश्य निर्धारित किए हैं। शिक्षा की पाठ्यचर्या। यूरोप के शिक्षा जगत में पेस्टोलॉजी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने शिक्षा को मनोविज्ञान पर आधारित किया, और फ्रॉवेल जो कि पेस्टोलॉजी के शिष्य थे, उन्होंने अपने गुरु के विचार को आगे बढ़ाया। ये मनुष्य के विकास के क्रम को समझते थे और यह मानते थे कि विभिन्न आयु वर्ग के बच्चों का विकास भिन्न भिन्न रूप में होता है। इन्होंने शिक्षा की पाठ्यचर्या के निर्माण के संबंध में विभिन्न सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, जो कि इस प्रकार हैं। पहला है, पाठ्यचर्या के पाठ्य विषय एवं क्रियाएं बच्चों की शारीरिक एवं मानसिक क्षमता के आधार पर निश्चित किए जाने चाहिए। दूसरा, पाठ्यचर्या के समस्त विषय एवं क्रियाओं में आपसी संबंध होना चाहिए, एकता होनी चाहिए। तीसरा, पाठ्यचर्या ऐसी हो जिसे क्रियाओं द्वारा पूर्ण किया जा सके। चौथा, पाठ्यचर्या मनुष्य के विकास के सिद्धांत पर आधारित होनी चाहिए, अर्थात विकास के क्रम को ध्यान में रखते हुए बनाया जाना चाहिए। पांचवा, पाठ्यचर्या में प्रकृति तथा धार्मिक विचारों को महत्वपूर्ण स्थान मिलना चाहिए। फ्रॉवेल के अनुसार मनुष्य की प्रारंभिक अवस्था बचपन अवस्था यानी कि चाइल्डहुड है। यह खेल की अवस्था है। इस स्तर पर बच्चों को स्वतंत्र रूप से विकास के अवसर प्रदान करने चाहिए। इन्होंने विशेष रूप से 4 से 8 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा पर अपने विचार व्यक्त किए हैं और उन्हीं के लिए पाठ्यचर्या प्रस्तुत की है। इनके अनुसार 4 से 8 वर्ष तक के आयु के बच्चों के लिए जो पाठ्यक्रम होना चाहिए उसमें इन विषयों को समाहित किया जाना चाहिए। खेलकूद एवं व्यायाम, भाषा ज्ञान, कला एवं संगीत, प्रकृति निरीक्षण, इतिहास एवं भूगोल, विज्ञान एवं गणित और धार्मिक शिक्षण विधि। फ्रॉवेल ने इन शिक्षण विधियों के प्रयोग पर जोर दिया। खेल विधि। फ्रॉवेल प्रथम शिक्षा शास्त्री हैं जिन्होंने शिक्षा में खेल के महत्व को समझते हुए उसका उपयोग किया। उनके अनुसार खेल बालक की स्वाभाविक क्रिया है और इसमें उन्हें आत्माभिव्यक्ति के अवसर मिलते हैं। फ्रॉवेल के अनुसार खेल के द्वारा ही शिशु सर्वप्रथम संसार में अपने मौलिक रूप को प्रस्तुत करता है। फिर है आत्मक्रिया विधि। फ्रॉवेल आत्मक्रिया विधि या स्वयं करके सीखने की विधि को शिक्षा में महत्वपूर्ण मानते हैं। इसमें बालक स्वयं क्रिया करता है और सीखता है। इसके लिए इन्होंने अपनी किंडरगार्टन पद्धति में अनेक प्रकार के उपहारों का विकास किया, जिनमें गोलाकार, आयताकार, बेलनाकार, घनाकार, वर्गाकार तथा त्रिभुजाकार आकृति के लकड़ी के, लोहे के एवं ऊन से बनी हुई वस्तुएं मुख्य रूप से हैं। तीसरा है स्वतंत्र एवं निरंतर सीखने की विधि। फ्रॉवेल सीखने के लिए स्वतंत्रता एवं निरंतरता को आवश्यक मानते हैं। उनके अनुसार बच्चों को स्वयं सीखने के लिए प्रेरित करना चाहिए
तथा इनकी स्वतंत्रता में बाधा उत्पन्न नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट है वस्तुओं से सीखने की विधि। फ्रॉवेल की यह विधि मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। उनके अनुसार बच्चे अमूर्त संपत्तियों की तुलना में मूर्त एवं ठोस वस्तुओं से कम ही समय में प्रभावशाली ढंग से सीखते हैं। वर्तमान समय में श्रव्यदृश्य सामग्रियों का शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में उपयोग किया जाता है। फ्रॉवेल ने इनके स्थान पर उपहारों का प्रयोग किया था। नेक्स्ट है सामूहिक क्रिया विधि। छात्रों में सामूहिक क्रिया विधि द्वारा सामूहिक क्रियाओं को उन्नत करके उनके शिक्षण की परिस्थितियों का निर्माण किया जाता है। इसके फलस्वरूप सामूहिक रूप से छात्र आसानी से सीख लेते हैं। शिक्षक। फ्रॉवेल की शिक्षा पद्धति में बालक शिक्षा का केंद्र है, लेकिन उसमें शिक्षक का उत्तरदायित्व भी कम नहीं है। फ्रॉवेल के अनुसार विद्यालय रूपी बाग में शिक्षक रूपी माली शिक्षार्थी रूपी पेड़ पौधों के उचित विकास के लिए उत्तरदायी है। इन्होंने शिक्षक की तुलना माली से की है, जो बाग में पौधों के विकास में मदद करता है या पौधों के विकास के लिए उत्तरदायी होता है। शिक्षक को एक निर्देशक, मित्र एवं पथ प्रदर्शक होना चाहिए। उन्हें बच्चों को अपने स्वाभाविक विकास के लिए वातावरण देना चाहिए और उनके स्वाभाविक विकास में सहायक होना चाहिए। उन्हें बालक के कार्यों में हस्तक्षेप न करके केवल उनका निरीक्षण करना चाहिए। फ्रॉवेल की दृष्टि से शिशु शिक्षिकाओं को बहुत संवेदनशील और मातृतुल्य व्यवहार करने वाली होने चाहिए। इसीलिए इस स्तर पर केवल महिलाओं की नियुक्ति करने के ये पक्ष में थे। इनका तर्क था कि महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा अधिक संवेदनशील होती हैं और शिशुओं की समस्याओं को अपेक्षाकृत अधिक समझती हैं। इनका मानना है कि शिक्षिकाओं को गीत, खेल, चित्र और वस्तुओं आदि का उचित दिशा में संचालन करना चाहिए। शिक्षार्थी। फ्रॉवेल ने शिक्षार्थी की तुलना बाग के पौधों से की है और उनका मानना है कि जिस तरह पौधे की सभी विशेषताएं उसके बीज में विद्यमान होती हैं, उसी तरह जो शिक्षार्थी होते हैं उनमें उनकी सभी विशेषताएं अंतर्निहित होती हैं। फ्रॉवेल इस तथ्य से परिचित थे कि कोई भी प्राणी अपनी अंतर्निहित क्षमताओं या योग्यताओं के अनुसार ही विकास करता है, इसलिए ये शिक्षार्थी को शिक्षा का केंद्र मानते हैं। इनके अनुसार शिशुओं को अपने विकास के लिए स्वतंत्र अवसर देने चाहिए और शिशु शिक्षा की संपूर्ण योजना उनकी नैसर्गिक योग्यताओं, रुचियों और आवश्यकताओं के आधार पर बनानी चाहिए। विद्यालय। इन्होंने विद्यालय को बाग की संज्ञा दी है, जहाँ शिशु का विकास एक पौधे की भांति होता है। इनके अनुसार विद्यालय का स्वरूप ऐसा होना चाहिए जहाँ शुद्ध वायु एवं प्रकाश उपलब्ध हो, वातावरण बाग की तरह सुंदर व आकर्षक हो, जहाँ शिक्षिकाएं माली की तरह शिशु रूपी पौधे के विकास के लिए उनकी उचित देखभाल करें। फ्रॉवेल के शिक्षा संबंधी विचारों और सिद्धांतों का व्यवहारिक रूप हमें उनके किंडरगार्टन शिक्षा पद्धति में स्पष्ट दिखाई देता है। किंडरगार्टन का अपना एक स्वरूप होता है। इनके भवन, फर्नीचर, खेल के मैदान, खेल सामग्री व उपहार आदि सब कुछ बच्चों की रुचियों को ध्यान में रखकर बनाए व चुने जाते हैं। इनमें केवल महिला शिक्षिकाएं ही नियुक्त की जाती हैं, क्योंकि वे बच्चों की आवश्यकताओं को आसानी से पहचान सकती हैं और उनके साथ मातृतुल्य व्यवहार कर सकती हैं। कुल मिलाकर किंडरगार्टन बच्चों की प्रकृति के अनुकूल होते हैं, उनके लिए आकर्षक का केंद्र है। बच्चे वहां स्वेच्छा से जाते हैं, दौड़कर जाते हैं, और यदि ऐसा नहीं है तो समझिए कि आप अपने स्कूल को किंडरगार्टन का रूप नहीं दे पाए हैं। किंडरगार्टन शिक्षा पद्धति के बारे में और अधिक विस्तार से हम आपको दूसरी वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।